हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा आज आप सबके सामने आज आपके साथ में जो भी टीचर बनना चाहते हैं और सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट या किसी भी टेस्ट का किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और नॉर्मली कोई गृहिणी है, उसके बच्चे छोटे हैं, उन सब के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो में आज मैं आप सबको बताऊंगी कि किस तरह से हम बच्चों का मानसिक विकास होता है। जीन पियाजे जिन्होंने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब बच्चे संज्ञानात्मक विकास जिसको कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने, और इन्होंने अपने बच्चों पे प्रयोग किया था। ये स्विट्ज़रलैंड के थे और इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग करके देखा कि बच्चों के संज्ञान का विकास किस तरह से होता है, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, बच्चे किस तरह से किस उम्र में क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों का इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, अपने आसपास पड़ोस के बच्चों पर भी थोड़ा प्रयोग किया था। तो थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये तो पियाजे वजह स्विस बायोलॉजिस्ट, मतलब ये स्विट्ज़रलैंड के बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर एंड अ साइकोलॉजिस्ट। फिलोसोफर थे, दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो बीइंग अ बायोलॉजिस्ट ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। बायोलॉजिस्ट होने के नाते उन्हें पता था, एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस पता था कि कैसे उसमें समायोजन करना है, एडेप्टेशन कैसे कर सकते हैं हम। बीइंग अ फिलोसोफर, एक दार्शनिक होने के नाते ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन एपिस्टेमोलॉजी, मतलब एक दार्शनिक भी थे। तो इन्हें एपिस्टेमोलॉजिस्ट होता है, ज्ञान मीमांसा जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी नॉलेज था, इनको काफ़ी इंटरेस्टेड थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो इनको साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है जीन पियाजे को, क्योंकि इनको इतना सारा नॉलेज था और शुरुआत इन्होंने की थी बच्चों पे प्रयोग करके कि वो कैसे सीखते हैं। फिर थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में भी जान लेते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वैसे तो ये 4-5 अलग वो थे, साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने भी थोड़ा इसके बारे में बताया है। थोड़ा क्या हम जान लेते हैं क्या बताया है। इनके अनुसार था कि चाइल्ड कलेक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ नॉलेज, मतलब बच्चे क्या है, ज्ञान के छोटे छोटे यूनिट्स में कलेक्ट करते हैं, छोटे छोटे यूनिट में खुद से ही अर्जित करते हैं। चाइल्ड एड्स देयर चंक्स एंड मेक्स अ बिगर कंसेप्ट, और फिर छोटे छोटे चंक्स को, जैसे हम भी कोई नंबर याद करना चाहें तो 8-10 नंबर डिजिट का कोई नंबर है तो उसको हम एक साथ नहीं लर्न कर सकते। यदि हम उसको 4-4 करके या 3-3 करके चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उसको लर्न करना आसान हो जाता है, और बच्चे ये चीज़ खुद करते हैं, अपने आप से ही कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे। फिर है चाइल्ड क्रिएट हिज ऑन वर्ड ऑफ नॉलेज बाय देयर चंक्स। उनके अनुसार बच्चे अपने खुद का नॉलेज का जो संसार है, बच्चे खुद ही चंक्स के द्वारा बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ये इनके अनुसार कुछ इसमें की कंसेप्ट्स हैं, जैसे स्कीमा, एसिमिलेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से किस क्या क्या होता है। ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सारे वर्ड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फिर इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी वो 4 बताई थी। तो वो 4 अवस्थाएं थी। पहली थी सेंसरी मोटर, जो 0 से 2 वर्ष की उम्र थी। क्वेश्चन पेपर में अवस्थाओं को पूछते हैं, कई सारे क्वेश्चन पेपर में उनकी एज पूछ लेते हैं कि ये कौन सी अवस्था की एज, गलत डाल देंगे और कहेंगे इसमें से क्या सही है क्या गलत है। तो आपको इसकी एज बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसमें कोई आगे पीछे भी नहीं कर सकते हम। जो इन्होंने एज दी है वो एकदम एक्यूरेट रहती है, इसलिए इसको अच्छे से लर्न करना ज़रूरी है। फिर है प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसरी मोटर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था, और प्री ऑपरेशन को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
और कंक्रीट ऑपरेशन को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फॉर्मल ऑपरेशन को बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो हिंदी वाले हैं वो बोल के समझ लें, मैं बोल रही हूँ, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो लिखा ही है, तो उनको तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, और मैं समझाऊंगी हिंदी में ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा ले सकें। फिर नेक्स्ट इसमें आता है, अब जैसे मैं इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू या पिक्चर के थ्रू आप देख लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है एसिमिलेशन क्या है, एकमेंडेशन क्या है। तो ये सारी प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक बच्चा दिख रहा है, उसके दिमाग में वर्ड उसने पहले कहीं देखी होगी तो उसका पिक्चर बना हुआ है, उसका ज्ञान उसको पता है पहले से, वो स्कीमा कहलाता है, जो ज्ञान वो अपने आप से अर्जित करता है। जैसे उसने आसमान में एक एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा तो वो सोचता है कि ये चिड़िया है, लेकिन ये उसने खुद से ही सोच लिया उसको, क्योंकि वो समझता है कि आसमान में उड़ने वाली हर चीज़ चिड़िया ही होती है। फिर नेक्स्ट उसकी मामा जब उसको बताती है, बेटा ये चिड़िया नहीं एरोप्लेन है, और आसमान में उड़ने वाली चीज़ हर चीज़ चिड़िया नहीं होती है, और ये इसको लोग ड्राइव करते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग है। तो फिर बच्चा इस चीज़ से जब ये समझ जाता है कि हाँ ये एरोप्लेन है, उसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेता है, दैट इज़ कॉल्ड अगमेंडेशन। वो चीज़ आके अगमेंडेशन कहलाती है। उसके बीच में जो चीज़ें प्रोसेस उसके माइंड में होती हैं, ये सारी इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें उस प्रोसेस का ही हिस्सा हैं। फिर नेक्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। अब उसकी अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं कि पहली अवस्था में बच्चा क्या क्या सीखता है और कैसे कैसे सीखता है। तो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। इसको हम कहेंगे, इसमें है सेंसेस आर टीचर्स। इसमें बच्चे के सेंस ही उसके टीचर होते हैं, मतलब बच्चे अपनी आँख, कान, नाक, इन सारी चीज़ों की मदद से ही सीखता है, देख के, सुन के और हाथ पैर पटक के वो सीखता है चीज़ों को। फिर है रिफ्लेक्स एक्शन, ये पलकें जबना, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो अपने आप होती हैं। और फिर है इमिटेटिव बिहेवियर। इमिटेटिव मतलब बच्चा किसी को कुछ करते हुए देखता है, जब हम ताली बजाते हैं तो वो भी ताली बजाता है, हम कुछ भी करते हैं वही वो चीज़ भी करने लगता है देख के। अनुकरण भी इसको हम कह सकते हैं कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। और फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव परमानेंस, मतलब इस उम्र में शुरू में जैसे 0 से लेकर 9 मंथ तक तो उसको आपने कोई खिलौना छुपा के रख दिया, तो जब तक उसके सामने है उसको खेल रहा है, लेकिन बाद में आपने छुपा दिया तो उसको कोई मतलब नहीं है कि नहीं है पता नहीं। लेकिन जब 18 महीने का हो जाता है, मतलब 2 साल से पहले ही उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवस्था डेवलप हो जाती है। फिर उसको पता चल जाता है कि ये मुझे नहीं दिख रहा है फिर भी है, इसको मम्मा ने या तो कहीं छुपा के रखा है या फिर ये कहीं है, लेकिन है ज़रूर, एग्जिस्ट करती है वो चीज़। मतलब उसके अंदर 2 साल तक ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में लेके उसको ये थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है कि ये चीज़ है, जिसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। और क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था तक विकसित हो चुकी होती है। तो हम बता सकते हैं कि ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है, जिसको सेंसरी मोटर कहते हैं। उसमें ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, जिसको हम वस्तु स्थायित्व बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि जिसकी अवस्था है 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या है, ऑपरेशन मेंटल प्रोसेस। ये हमारा दिमाग ऑपरेशन की स्थिति में आ जाता है, लेकिन थोड़ा प्री ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन से पहले की जो अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम कहेंगे, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। इसमें मतलब क्या है, बच्चा कुछ भी सोचने लगता है, वो अपने दिमाग से ही सोच विकसित करता है। जैसे चंद्रमा, मून को उसने देखा तो मून को गोल शेप देख के उसको बॉल समझने लगेगा, या उसको जितनी भी गोल शेप की चीज़ें होंगी वो उनको जो उसके पास खिलौना होंगे उससे रिलेट करके समझने लगेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये अलग है, ये क्या है, वो सोचेगा ये भी वही चीज़ है। जैसे उसके पास बॉल गोल होती है तो वो मून को भी गोल ही समझने लगता है। फिर है क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये उम्र है 2 से 7 वर्ष, ये क्रूशियल स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा बहुत सारे शब्द सीख जाता है।
और बहुत ज़्यादा तीव्रता से सीखता है। फिर है अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप द लैंग्वेज लेटर। तो उनके अनुसार बच्चा पहले सोचता है, उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। तो सोचना तो वो जब से पैदा होता है सेंसरी मोटर अवस्था से सोचना शुरू कर देता है और 7 वर्ष तक वो उसकी भाषा का भी विकास होने लगता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इसमें इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है इस अवस्था में उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब रिवर्स चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है वो। जैसे आपने उसको बोला कि 4 और 5 9 होते हैं, तो अगर आपने उसको पूछा क्या 5 और 4 कितने होते हैं, तो वो रिवर्स नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको हम इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इस एज में ऐसा होता है, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी किस एज में होती है, या ये जो एज है इसमें क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। अभी जब इसका मैं क्वेश्चन सेट कराऊंगी तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बट आई होप अभी इस टाइम भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है चाइल्ड शोज 2-4 ऑफ प्ले डिसेंट्रेशन एंड डिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन लेटर। पहले बच्चे में क्या आता है, डिसेंट्रेशन आता है और फिर उसके बाद डिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन आता है, मतलब पहले चीज़ों को समझता है, संज्ञान आता है, फिर आत्मसात करता है पियाजे के अनुसार। फिर है दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्री चाइल्डहुड, मतलब ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इसको हम पूर्व वाले अवस्था भी कहते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, ये जो सेकंड स्टेज है इसमें ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है, उसके अंदर अहम की भावना होती है, आई होती है, उसको लगता है बस इस पूरे संसार में मैं ही हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगता है। जैसे मैं खुश रहता हूँ जिस चीज़ में, वैसे ही सब लोग खुश रहते हैं। मतलब अगर परिवार में वो किसी व्यक्ति को दुखी देखता है तो अपना खिलौना जाकर उसको दे देता है, उसको लगता है कि यदि इस खिलौने को पाकर मैं खुश हो जाता हूँ ये भी खुश हो जाएगा, ये सोचकर वो, मतलब इस अवस्था में ईगोसेंट्रिज्म का मतलब पॉजिटिव ये चीज़ है कि वो अपने अनुसार अपने जैसा समझता है सबको पूरी। फिर है एनिमिज्म। एनिमिज्म का होता है जीववाद। इस अवस्था में बच्चे के अंदर जीववाद की भावना होती है, जैसे वो निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित समझता है। जैसे यदि वो ज़मीन पे गिर गया, उसको चोट लगी, तो आप ज़मीन को पीटने लगोगे तो वो ये समझेगा हाँ इसको पनिश किया जा रहा है, तो वो खुश हो जाता है, उसको लगता है इसने मुझे चोट पहुँचाई तो इसको भी चोट पहुँचाने से वो खुश हो जाता है। फिर है टॉय एज, मतलब ये जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है इसको खिलौनों की उम्र कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे खिलौनों को बहुत पसंद करते हैं, खिलौने उनके बहुत प्रिय होते हैं। फिर नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। कंक्रीट मतलब कंक्रीट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त मतलब जो चीज़ हम छू सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, वो चीज़ें कंक्रीट कहलाती हैं। गिट्टी को भी हम कंक्रीट बोलते हैं। तो ये वही अवस्था है जिसमें बच्चा चीज़ों को छू के, पकड़ के, अपने हाथ से क्रिया करके, ऑपरेशन करके सीखता है। इस स्टेज में क्या होता है, स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कंक्रीट ऑपरेशंस। इस अवस्था में उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, चीज़ों को वो अपने हाथ से करके देखता है तो उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। फिर है रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स, तो इस उम्र में उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, मतलब उसको इस उम्र में पता चल जाता है कि 5 और 4 भी 9 होंगे और 4 और 5 भी 9 होंगे। तो इस तरह से उसको अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है इस एज में। जो 3rd स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस एज में। फिर है ट्रांसिटिविटी डेवलप्स। ट्रांसिटिविटी डेवलप हो जाती है इस उम्र में उसके अंदर, मतलब चीज़ों को समझने लगता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसके। क्लासिफिकेशन कम्स, क्लासिफिकेशन चीज़ों को श्रेणीकरण जिसको हम कह सकते हैं, जैसे ट्रायंगल, कई सारी चीज़ें हमने मिक्स करके रख दी तो वो उसमें से कलेक्ट कर सकता है, स्क्वायर अलग निकालेगा, ट्रायंगल अलग निकालेगा,
और मतलब चीज़ों को वो क्लासिफिकेशन कर सकता है चीज़ों का। नेक्स्ट है सीरिएशन। सीरिएशन मतलब वजह से आरोही अवरोही क्रम की जो समझ होती है वो भी इस अवस्था में उसके अंदर विकसित हो जाती है। वो चीज़ों को सीरीज़ में लगाना भी सीख जाता है, जैसे कौन सा छोटा है फिर उससे बड़ा, या पहले बड़ा फिर उससे छोटा, ऐसी ये अवस्था में ये चीज़ आ जाती है उसके अंदर, इतना संज्ञान उसके अंदर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड अंडरस्टैंड द क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फॉर्म ऑफ शेप एंड साइज। मतलब बच्चा ये चीज़ समझने लगता है कि यदि एक गिलास लंबा है, एक गिलास चौड़ा है, और उसको पता रहता है कि चीज़ों को यदि हम इस गिलास से उसमें डाल देंगे तो भले उस लंबे गिलास में ज़्यादा दिखाई दे, लेकिन वो चेंज नहीं, उसका क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, उसका एरिया चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। उसको पता रहता है किसी चीज़ का शेप या साइज चेंज कर देने से चीज़ों का जो मात्रा है वो उतनी ही रहती है। ये समझ उसके अंदर इस एज में विकसित हो जाती है। इससे पहले बचपन में छोटे बच्चे बोलते नहीं बड़े गिलास में लेंगे, जबकि हम भले उसमें कम दे दें, वो लंबा होना चाहिए, लेकिन इस अवस्था में ये चीज़ नहीं रहती है। वो समझ जाते हैं कि मात्रा तो उतनी ही है, उतनी ही रहेगी, बड़े में डालो या छोटे में। नेक्स्ट है दिस एज इज ऑल्सो नॉन एज लेटर चाइल्डहुड। इसको हम उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। हिंदी में उत्तर बाल्यावस्था आता है कौन सी, 7 से 11, क्योंकि 11 साल के बाद 12 साल से फिर एडोलसेंस आ जाता है, तो ये उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये है 11 से 15 या 11 से एबव कह सकते हैं, 11 के बाद जो भी है 15, 16, 17, 18 भी कह सकते हैं। तो उसके ऊपर की अवस्था, मतलब 11 से ऊपर की अवस्था को हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। तो इसमें बच्चे की संज्ञान में किस किस चीज़ का विकास होता है, तो इसमें होता है इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब इस अवस्था में बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। वो अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है, जैसे कोई चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही है, जिसको हम छू नहीं सकते, फिर भी उस चीज़ के बारे में वो सोच सकता है। आल्सो नॉन एज गैंग एज। मतलब इस एज में बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड बनाते हैं, इसलिए इस एज को गैंग एज कहा जाता है। फिर है डिडक्टिव रीजनिंग कम्स। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब जिसको निगमन विधि बोलते हैं, वो रीजनिंग इस एज में आ जाती है। उसको नियम दे दो तो वो कई तरह के सवाल लगा सकता है, अपने खुद के भी बना सकता है। फिर है एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म। एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म होता है इस अवस्था में, मतलब उसको जो चीज़ उसके अनुसार होती है वही उसी तरह के बच्चे करते हैं, तो उसको अच्छा लगता है। कई बार माता पिता इसीलिए इस उम्र को तूफान की अवस्था भी कहा गया है, कठिन काल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस उम्र में बच्चा सहन शक्ति कम होती है बच्चे के अंदर, और बच्चा ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। यदि पेरेंट्स उसके मन मुताबिक काम नहीं करते हैं और कोई फ्रेंड उसके मन मुताबिक काम करता है, तो उसको लगता है मेरा फ्रेंड मेरा ज़्यादा अच्छा सोचता है मेरे बारे में, मेरा ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है पेरेंट्स से भी ज़्यादा, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस एज में ये चीज़ आ जाती है, बच्चे सोच नहीं पाते हैं इससे आगे कुछ। फिर है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग भी इस एज में आ जाती है। एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इस उम्र में बच्चा हर तरीके से सोचने लगता है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये प्याजे की जो 4 अवस्थाएं थीं उनके अनुसार। फिर नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। मतलब प्याजे की जो अवस्थाएं हमने जान ली, अब इनका प्रयोग हम शिक्षा में कैसे कर सकते हैं। तो शिक्षा में इसका प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रोवाइड अ ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव टू द एजुकेटर फॉर बिल्डिंग अ करिकुलम फॉर द चिल्ड्रन। मतलब इसमें हमें पता चल जाता है बच्चा किस अवस्था में कैसे सीखता है, तो हम उसके अनुसार अब करिकुलम तैयार कर सकते हैं। प्याजे बेस्ड करिकुलम रिक्वायर्स दैट चिल्ड्रन शुड नॉट स्किप एनी स्टेज। तो प्याजे का ये जो करिकुलम बेस्ड थ्योरी है, उनके अनुसार बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे बांग्लादेश, भूटान, चाइना, अमेरिका, कहीं का भी मान लो, लेकिन सारे बच्चों में बराबर ही
एक ही सीरीज़ में होता है। कोई भी सीरीज़ जो पियाजे ने दी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो मिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो वो थोड़ा सा उसकी थोड़ा सा बाद में सीखे, या कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज ज़्यादा अच्छा बच्चा है, इसको हम प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी सीख ले, इतना हो सकता है। बाकी की स्टेज कोई स्किप नहीं होगी, स्टेज सारी उसी हिसाब से चलेंगी। फिर नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न स्पीडली इफ यू प्रोवाइड कंक्रीट मटेरियल टू देम। तो बच्चों को हमें थ्योरी से ये भी पता चलता है कि यदि हम बच्चों को कंक्रीट यानी मूर्त चीज़ें उनके हाथ में दें करने के लिए, जैसे TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स जो होते हैं, उनका प्रयोग करें हम, तो बच्चे ज़्यादा स्पीड में सीख सकते हैं। इसीलिए टीचर ज़्यादा यूज करते हैं इन चीज़ों का। फिर हाँ, अ टीचर शुड अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्लान्ड एक्टिविटीज़। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किस एज में बच्चों को क्या अच्छा लगता है, तो टीचर उसी हिसाब से प्लान बनाकर बच्चों के अंदर पढ़ने के प्रति इच्छा जागृत कर सकता है। फिर है ट्रीट अ चाइल्ड एज अ डिस्कवर। पियाजे मानते हैं कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट कहा है उन्होंने बच्चों को। इसलिए हमें बच्चों को उनके ऐसे देखना चाहिए, बच्चों से खुद करने के लिए देना चाहिए। लाइफ बाहर की दुनिया से उनको सीखने देना चाहिए और उनको खुद करने के लिए देना चाहिए कि बच्चा तुम खुद करके बताओ ये कैसे कर सकते। पहले उनके बारे में जानना चाहिए कि बच्चे खुद कैसे कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम उनको सिखाएं। और कुछ एक आध क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें, जो प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। इसमें क्या है, थिंकिंग के बारे में है कि बच्चा कैसे सोचता है। तो पियाजे के अनुसार बच्चा बड़ों के समान ही सोचता है। जितना बड़े सोचते हैं ना, उतना ही बच्चा भी सोचता है। बस किस चीज़ में अंतर रहता है, काइंड अलग हो सकती है। क्योंकि हो सकता है बच्चा खिलौने के बारे में सोचे या किसी और चीज़ के बारे में सोचे, जबकि बड़े किसी और चीज़ के बारे में सोचें। ये तो नॉर्मल सी बात है, बड़ों की सोच और बच्चों की सोच सेम नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन फॉर्म एडल्ट्स देन इन। तो इसमें क्या होगा, बच्चों की सोच अलग हो सकती है किस चीज़ में, अमाउंट में या काइंड में। अमाउंट फ्रॉम एडल्ट्स देन इन काइंड। तो अमाउंट तो बच्चों की सोच में बराबर ही रहता है, हाँ काइंड अलग हो सकती है। पियाजे के अनुसार प्रकार अलग हो सकता है बजाय मात्रा की। मात्रा बराबर ही रहती है, जितना बड़े सोचते हैं उतना ही बच्चे भी सोचते हैं। इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और है, हाँ एक और है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वॉज अंडर एस्टिमेटेड बाई पियाजे। मतलब पियाजे के अनुसार लैंग्वेज डेवलपमेंट में किस चीज़ को कम आंका गया है। तो उनके अनुसार, अब एक क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से आप इसका आंसर दें, पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और समझाने की कोशिश करूँगी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे जुड़े रहने के लिए, ताकि आपको इसी तरह से और नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं सारी सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, कर ही दी है मैंने, और आज से डेली हम एक नए साइकोलॉजिस्ट हिंदी इंग्लिश मैथ सभी करेंगे, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है तो आप लोगों को और टाइम मिल गया, तो और अच्छे से कर लीजिए और बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही।
कल आप बताना किस चीज़ पे आप चाहते हैं उसके बारे में, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। ओके, थैंक यू।